हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 15 भारतीय संविधान का निर्माण। ये जो वीडियो है यानी कि ये जो चैप्टर है ये हमारी क्वेश्चन बैंक का लास्ट चैप्टर होने वाला है और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का ये लास्ट वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो हमारा मैप वाला वीडियो है वो भी आएगा। ओके, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सही विकल्प प्रश्न की। फर्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1930। तो राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। सेकेंड प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर रहने वाला है BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, द इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा द इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप समिति के पूछे तो आप बोलना BR अम्बेडकर, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, जब संविधान सभा बनी तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 380, 389, 390 या 395। तो राइट आंसर रहेगा 389। चलिए, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष को माना जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारंभ ने किया था, किसने किया था? तो राइट आंसर रहेगा विनोबा भावे ने। ओके, तो राइट आंसर क्या रहेगा? विनोबा भावे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में शामिल किया गया, क्या शामिल किया गया? शिक्षा को कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है? प्रस्तावना। ओके, क्या है? प्रस्तावना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रिक्त स्थान को स्वतंत्र हुआ। भारत 15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। ओके, चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सोमनाथ लाहिड़ी। जो सोमनाथ लाहिड़ी थे उनका संबंध किससे था? तो वे थे संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य। ओके, तो राइट आंसर रहेगा संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य। अगला क्वेश्चन है, BN राव सेकेंड। ओके, तो BN राव कौन थे? भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद SN मुखर्जी। SN मुखर्जी थे, वो कौन थे? ओके, तो इसका आंसर रहेगा मुख्य योजना कारक। ओके, उसके बाद बलदेव सिंह। बलदेव सिंह किसे कहते थे? तो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो थे बलदेव सिंह। उसके बाद NG रंगा। NG रंगा कौन थे? तो समाजवादी नेता थे। उसके बाद जयपाल सिंह, तो आदिवासी नेता थे। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। बात करते हैं सत्य असत्य की। फर्स्ट है, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, JP कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति बनाई गई थी। तो जी हाँ, जो राष्ट्रीय ध्वज समिति है वो JP कृपलानी की अध्यक्षता में ही बनाई गई थी। तो इसका आएगा असत्य, नहीं बनाई गई थी, सॉरी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
प्रश्न क्रमांक 6, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी। हाँ, इसका आएगा सत्य। ओके, यहाँ जो हमारा 5 नंबर का था उसका असत्य ही आएगा, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, मेरी वजह से। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द व एक वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन लगे? तो संविधान निर्माण में 12 वर्ष, ओके, 12 वर्ष 11 माह है ना, और 18 दिन लगे। 12 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? जो पूना समझौता था वो कब हुआ था? तो हुआ था 24 सितंबर, ओके, 24 सितंबर 1932 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? भारत में जो अंग्रेज थे उनके समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 389। ओके, देसी रियासतें कितनी थी? 389। उसके बाद संविधान के कितने अनुच्छेद व अनुसूचित या निश्चित की गई है? तो 395 अनुच्छेद निश्चित किए गए हैं, साथ में 9 अनुसूची निश्चित की गई थी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर के दिन 1946 में हुई थी। ओके, इस तरीके से एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे 2 अंकीय प्रश्नों की। ओके, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें किन बातों पर जोर दिया गया है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य आदर्श, पहला, प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत की स्थापना और उसके सभी भूभागों और सरकार के भू अंगों की सभी प्रकार की शक्ति और अधिकारों का स्रोत जनता का रहना। पहली बात उद्देश्य प्रस्ताव में ये कही गई कि सर्वोपरि हर हाल में जनता ही रहेगी। सेकेंड, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति वाले क्षेत्रों, दलित, अन्य वर्गों के लिए सुरक्षा के समुचित उपाय करना। तो ये 2 मुख्य उद्देश्य प्रस्ताव में आदर्श की बातें की गई थी। सिर्फ 2 नंबर का है, इसलिए बस इतना ही लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2, किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है? किसी भी देश का संविधान कितना ज़रूरी है उसके लिए हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो संविधान होता है वो सरकार की शक्ति का स्रोत है। यानी कि कोई भी संविधान उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो उस देश की शक्ति होती है, पावर होती है। ओके, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ क्या है, जैसे कि वे क्या काम करते हैं, ओके, क्या काम कर सकते हैं और संविधान में वर्णित रहता है, ये सारी चीज़ें। संविधान के जो है वो 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों की आपस में संबंधों की व्याख्या करना और सरकार और नागरिकों के संबंधों का वर्णन करना। संविधान की सबसे अधिक उपयोगिता इस बात में है कि यह सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को क्या करता है, रोक सकता है। इस दृष्टि से संविधान प्रत्येक देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है या फिर दस्तावेज होता है। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रमांक 3 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? आपको पता है जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत के संविधान में ऐसा क्या किया गया कि हम कहते हैं कि भारत जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं और न राज्य नागरिकों का कोई धर्म विभेद अपनाने की प्रेरणा देता है। वह सभी धर्मों का आदर करता है। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार मानने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष को, और भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत की जो सरकार है वो किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं
नहीं करेगी, अर्थात हमेशा धर्म निरपेक्ष रहेगी, न कि धर्म सापेक्ष। तो ये इसका पूरा आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 4, भारत एक गणराज्य भारत एक गणराज्य, हम भारत को एक गणराज्य कैसे कह सकते हैं, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाहक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है और यह पद अनुवांशिक नहीं है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। गण यानी कि जनता, तो जनता का राज्य है भारत, किसी अनुवांशिक राजा का राज्य नहीं है। इसीलिए इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और कोई भी जो नेता है, कोई भी जो शासक है वो अनुवांशिक नहीं होता, यानी कि उसका बेटा नहीं बनता। उसके बाद वापिस जनता किसी अन्य को चुनती है और वापिस देश चलता है। इसीलिए यहाँ पर गण यानी कि जनता का राज्य है और ये गणराज्य है। तो ये इसका आंसर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 5, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। हमें ये बताना है कि जो 565 हमारे यहाँ रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, तो उनको किसने मिलाया और कैसे मिलाया। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया है। ओके, अब कैसे मिला है, तो देखो, एकीकरण की प्रक्रिया से उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को पड़ोसी राज्यों में मिला दिया। अगर कोई छोटी रियासत थी तो उसको क्या किया, जो पड़ोस का बड़ा राज्य था उसमें मिला दिया। कई अन्य छोटी रियासतों को मिलाकर उनका एक संघ बना दिया, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों का ग्रुप बनाया और उनका एक संघ बना दिया। कुछ बड़ी बड़ी रियासतों को राज्य के रूप में मान्यता दे दी। ओके, कुछ पिछड़े हुए तथा शासन व्यवस्था ठीक न होने वाले राज्यों को केंद्र की देखरेख में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया। तो इस तरीके से देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये इसका आंसर है 2 मार्क्स में, इसलिए बहुत ही छोटे छोटे आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, राजनीतिक और आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं और आर्थिक न्याय क्या है, इसको हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए आंसर, देखो, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को धर्म, जाति, रंग आदि का भेदभाव के बिना समान राजनीतिक अधिकार, सत्ता में भागीदारी प्राप्त होगी। सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को क्या होगा कि धर्म हुआ, जाति हुआ, उसके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें समान अधिकार मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो 18 साल से वोटिंग का अधिकार है वो जैसे कि हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि सभी को अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे वो अनपढ़ है, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, उसकी धर्म कोई है, जाति कोई है, लेकिन अगर वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या है, राजनीतिक न्याय है और इसी को हम कहेंगे राजनीतिक न्याय। अब आर्थिक न्याय क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के समान अवसर प्राप्त होंगे, उसके कार्य के लिए उसे उचित वेतन प्राप्त होगा। यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि सब एक जैसे कर देंगे, सबके पास एक जैसा पैसा हो जाएगा, सबको समान। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुरूप उसे वेतन दिया जाएगा और अवसर सबको समान दिए जाते हैं, लेकिन वो योग्यता के अनुरूप उन अवसरों को लाभ उठाएंगे। तो यही क्या है, आर्थिक न्याय है। ओके, और राजनीतिक न्याय में सभी को समान अधिकार होते हैं। आर्थिक न्याय में ऐसा होता है कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको अधिकार मिलते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय नियोग्य है क्यों। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय नियोग्य है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में नागरिकों के कल्याण के लिए राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं, परंतु ये न्याय योग्य नहीं है, यानी कि न्याय निर्योग्य है। यानी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है, लेकिन ये न्याय निर्योग्य है, यानी कि न्याय के योग्य नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो, न्याय निर्योग्य से तात्पर्य है कि यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो इनके विरुद्ध कोई कार्य करती है तो नागरिक उन्हें करवाने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं ले
सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं है, यानी कि संविधान ने सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व तो बनाए हैं, उन्हें लागू करने का तो कहा है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं करती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते उन नीति निर्देशक तत्वों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो न्याय निर्योग्य होते हैं, यानी कि न्याय योग्य नहीं होते हैं। ओके, तो ये आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 8, राष्ट्रभाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि किसी भाषा में जब कौन कौन सी क्वालिटी आ जाएगी जब हम उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो कौन सी होती है राष्ट्रभाषा की क्वालिटी। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। सबसे पहली, राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती होगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा तभी कही जा सकती है जब उस पूरे देश में उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत हो, बहुसंख्यक हो। राष्ट्रभाषा सीखने में क्या हो, सरल होती हो, और इसकी लिपि कैसी हो, वैज्ञानिक होती हो। तीसरा, राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चौथा, यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है, यानी कि राष्ट्रभाषा उसे कहेंगे जिसमें उस देश में एजुकेशन दी जा रही हो और समाचार पत्र भी उसी में छपते हो। तो अब राष्ट्रभाषा हमारे देश की कौन सी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा किसी को भी नहीं बताया, लेकिन राजभाषा बताया है, और हमारी राजभाषा हिंदी है। और अगर आज की स्थिति को हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभाषा मतलब बहुत ही दुखनीय बात है कि अंग्रेजी बन चुकी है, क्योंकि शिक्षा भी अंग्रेजी में हो रही है, समाचार पत्र भी अंग्रेजी में छपने लग गए। तो इस तरीके से आज हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बन गई है, लेकिन संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो आप ये चीज़ मत लिखना, बस आप इतना ही लिखना कि राष्ट्रभाषा की क्या क्या विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद शरणार्थी के पुनर्वास की समस्या का समाधान कैसे किया गया। आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर लाखों शरणार्थी थे। अब उन शरणार्थियों के साथ क्या हुआ, क्या उन्हें किस तरीके से घर पहुँचाया गया, किस तरीके से उस टाइम पर उन्हें रखा गया, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस गंभीर समस्या यानी कि शरणार्थी समस्या, तो शरणार्थी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। सबसे पहले तो क्या किया गया, शरणार्थियों के लिए एक पृथक विभाग बना दिया गया, जिसके द्वारा अनेक शरणार्थी कैंप स्थापित किए गए। यानी कि उस विभाग ने क्या किए, शरणार्थी कैंप स्थापित किए जहाँ पर शरणार्थी रहते थे। शरणार्थियों को हर संभव राहत प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। शरणार्थियों के लिए योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की भी बाद में व्यवस्था की गई। देश के विभिन्न भागों में उन्हें बसाने के लिए मकान, दुकान और जमीन भी प्रदान किए गए। शरणार्थी की समस्या से देश को अनेक वर्षों तक जूझना पड़ा। तो इस तरीके से धीरे धीरे शरणार्थियों को सेटल किया गया और इस समस्या को सुलझाया गया। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, आदिवासियों के विषय में संविधान सभा में उठाई गई समस्याओं की व्याख्या कीजिए व उनके लिए वे क्या चाहते थे। यानी कि संविधान में आदिवासियों के लिए कौन कौन सी बातें उठाई गई है, कौन कौन सी समस्याएं उठाई गई है, उनको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आदिवासियों के विषय में संविधान सभा में उठाई गई समस्याएं निम्नलिखित थी। सबसे पहली, आदिवासियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। क्या हो रहा था कि जो आदिवासी लोग थे उनको नेतृत्व नहीं दिया जा रहा था, वो कहीं भी लीड नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करने को कहा। सेकेंड, आदिवासियों को प्रथम श्रेणी का भारतीय निवासी घोषित किया जाना चाहिए। ओके, आदिवासियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो ये उस टाइम पे 3 बातें संविधान में आदिवासियों के लिए की गई थी। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भारत का संविधान है उसकी क्या विशेषता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता है। सबसे पहला, लिखित एवं विशाल संविधान। आप सबको पता है जो इंडिया का
कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लेंदी और बिगेस्ट संविधान है। ओके, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित रूप में लिखा गया है। विश्व का सबसे लंबा संविधान भी यही है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। सेकंड, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारा देश है भारतीय संविधान, उसकी सबसे मेन विशेषता यही है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। वो अपने फैसले खुद ले सकती है, उस पर सरकार का दबाव नहीं होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है और इसीलिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे भारत के संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे संविधान में, हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति की स्थापना की गई है। तो ये 3 विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 12 है। संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में क्या कहा गया है? जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो दलित थे, ओके, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए कुछ बातें कही गई है। तो क्या कहा गया है उन्हें देखते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में निम्न प्रावधान है। सबसे पहली, अस्पृश्यता को उन्मूलित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जो हमारे देश में पहले छुआछूत चलती थी, जिसको हम अस्पृश्यता कहते थे, तो उसको उन्मूलन यानी कि उस पर बैन लगाया गया है हमारा जो संविधान है उसके अंदर। उसके बाद हिंदू मंदिरों के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए खोल दिया गया है। पहले क्या होता था, कुछ ही जातियों को मंदिरों में जाने दिया जाता था। जो दलित होते थे उन्हें रोका जाता था मंदिर में जाने के लिए। आज भी कुछ कंडीशन ऐसी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कहा गया है और बहुत कुछ चेंज भी हुआ है। आज कुछ दलित मंदिरों में जाने लगे हैं। तो ये कुछ इस तरीके की संरक्षण के प्रावधान थे। साथ में विधायिका एवं सरकारी नौकरियों में निचली जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है और इसीलिए, क्योंकि पहले उन्हें काफ़ी दबाया गया दलित को, इसीलिए निचली जातियों को सरकारी नौकरियों में भी और विधायिकाओं में भी क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। ओके, तो ये उनके लिए निम्न प्रावधान किए गए थे संविधान में। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 13। कौन से देशों के संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा? ऐसे कौन से देश हैं जिनके संविधान का हमारे इंडियन संविधान पर प्रभाव पड़ा है? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित 2 देशों का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा। पहला तो आयरलैंड और दूसरा अमेरिका। देखो, आयरलैंड से हमने हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के वो लिए हैं और अमेरिका से हमने हमारे जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी सूची लिए। तो इन 2 देशों का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा। तो 2 नंबर का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। ऑपरेशन विजय क्या है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। तो ऑपरेशन विजय क्या है? जो हमारा कारगिल युद्ध था, करगिल युद्ध, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन विजय। कब हुआ था? ये मई जुलाई 1999 में कश्मीर के करगिल जिले में। ओके, तो इसी को ऑपरेशन विजय कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान सभा के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और राजेंद्र प्रसाद। तो ये सभी संविधान सभा के सदस्य हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, इस तरीके से हमारी जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा था अध्याय 15, वो भी हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है। अब मैप बचा है, जिसका वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।